Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of March 2022, Wednesday. Motivation of the day is success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Ukraine war poses upside risk to inflation, Finance Ministry. जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है इसके बाद से कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे एक्सपर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म्स, दे ऑल आर सेइंग दैट द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन मे पजेस अ रिस्क फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट थी उसको भी स्लैश डाउन कर दिया है। ट्यूसडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल इवेंट के इम्पैक्ट को इंडिया की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव बताया है। एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाई एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस दैट आर बेसिकली अराइजिंग आउट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस may provide upside risk to inflation, and definitely, and for that continued vigil is required। किस तरीके से जो ये इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अदर एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनके प्राइसेस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया की इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, एंड दैट impact is going to arrest the GDP growth for financial year 23, and that is why a continued vigil is required on it कि किस तरीके से इंटरनेशनल और ग्लोबल सिनेरियो मूव ऑन होता है और इंडियन इकोनॉमी पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो मेजर्स लेगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट, फरवरी मंथ की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें इस पर्टिकुलर अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट किया है। बट एज पर दिस रिपोर्ट, दिस इन्फ्लेशन आउटलुक or this upside down to inflation is actually medium term in nature। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, स्पेशली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं और जो हाई प्राइस होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करते, दैट आर अनसस्टेनेबल इन नेचर। और इसी वजह से ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो हाई प्राइसेस हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू लेवल ऑफ अर्ली विद एन इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई आगे आने वाले टाइम में जल्दी ही इंक्रीज होगी आउटसाइड द क्राइसिस जोन, जिसकी वजह से जो कमोडिटी के प्राइसेस, एनर्जी मिक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ होंगे। तो जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का और जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है इस समय, उसका इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है, दैट इज मीडियम टर्म इन नेचर इफ नॉट शॉर्ट टर्म। और आरबीआई को के प्रोजेक्शन को साइट करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया कि एज पर द आरबीआई, सीपीआई इन्फ्लेशन जो रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4.5%। हालांकि अगर हम अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखें तो कईयों ने तो 5.4, 5.5 या 5 से ऊपर का प्रोजेक्शन किया है इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। उसके कंपैरिजन में जो आरबीआई का प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा पैसिमिस्ट है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई का ही प्रोजेक्शन और फोरकास्ट साइट किया और कहा है कि विद 4.5% ऑफ सीपीआई द इन्फ्लेशन रिस्क इज एक्चुअली बैलेंस्ड, and recent increase in prices of food, energy, commodity and metal actually warrants a continued vigil on inflation front। और इसी रिपोर्ट में जो सेकेंड एडवांस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी एस्टिमेट्स है, उसमें फुल रिकवरी एंटिसिपेट करते हुए 8.9% की जीडीपी एंटिसिपेट करी है, फोरकास्ट करी गई है इस रिपोर्ट में। तो 8.9% रियल जीडीपी का एंटिसिपेशन है विथ फुल रिकवरी। तो मीडियम टर्म इम्पैक्ट को एनालाइज करते हुए फिलहाल के लिए 8.9% का जीडीपी प्रोजेक्शन किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनटू इट्स लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट फॉर फरवरी।
क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं दे आर नाउ गोइंग टू रीच देयर पास्ट प्री पैंडेमिक लेवल। तो जो इकोनॉमी है वो फुल फ्लैश में रिकवर करेगी। इसी के साथ इकोनॉमी से रिलेटेड और भी न्यूज़ दी हुई थी डिफरेंट सेक्शंस में, तो हमने उसको भी यहीं कवर करने की कोशिश करी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज क्रूड ऑयल प्लंजेस बिलो $100 ऑन ईजिंग सप्लाई कंसर्न। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कि $140 पर बैरल तक पहुंच गए थे, that prices has now tumbled more than 7% to their lowest in almost 3 weeks on Tuesday. लेकिन इसके अलावा सप्लाई में डिसरप्शन और जिस तरह से कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं चाइना में रिसेंट 2 to 3 डेज़ में कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ते हुए देखे गए। तो इसके कारण जो ईज़ है वो थोड़ा सा कम हुआ। एक्सपर्ट्स एनालिस्ट का कहना था ये और कम हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ दीज टू कंसर्न द prices remain at this level. So Brent future fell $7.89 or 7.4% to $99.01 per barrel. और यही ट्रेंड हमें वेस्ट टेक्सास में देखने को भी मिला। 7.9% से फॉल किया वेस्ट टेक्सास, जो कि करंटली $94.90 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो दोनों ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो दे आर क्लोज टू देयर टेरिटरी सिंस दिसंबर। और जो ये फॉल देखने को मिला ये बेसिकली जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साइड से एक स्टेटमेंट आया था कि जो रशिया है दैट इज़ सपोर्टिंग द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील एंड वॉन्ट टू रिज्यूम एज सून एज पॉसिबल। तो इस फेवरेबल स्टेटमेंट की वजह से ये थोड़ा सा ईज देखने को मिला, बट जो ईज रहा वो भी डिस्टर्ब रहा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन। इसी के साथ एक और न्यूज़ दी हुई है, कैलिब्रेटेड इंटरवेंशन टू चेक द फ्यूल प्राइसेस गवर्नमेंट। तो जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस स्पेशली ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्लैक्चुएट हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड वुड make a calibrated intervention when it is required to actually control the prices of fuel and save the interest of कॉमन मैन। तो कई टाइम से गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल और या WTI के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेंट ऑयल और WTI के, तो गवर्नमेंट किस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। क्या गवर्नमेंट कुछ टैक्स या कुछ टैरिफ्स को कम करेगी जिससे कि डोमेस्टिक प्राइस जो हैं क्रूड ऑयल के वो कंट्रोल रहें। तो गवर्नमेंट का ये कहना है गवर्नमेंट इज़ क्लोजली वॉचिंग ऑल दीज सिचुएशंस एंड whenever it is required government will take the calibrated intervention. Calibrated means balanced intervention according to the situation। क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है उसका सीधा इम्पैक्ट हमें CPI और WPI पर देखने को मिलता है, क्योंकि रिसेंट जो CPI WPI डेटा रिलीज़ हुआ है 6 से ऊपर CPI चल रहा है और WPI भी अपनी डबल डिजिट पर है। तो बहुत टाइम से गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि क्रूड ऑयल के प्राइस को कंट्रोल किया जाए थ्रू रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। नो PSB फेस्ड लॉस इन लास्ट 3 क्वार्टर गवर्नमेंट। तो राज्यसभा में और पार्लियामेंट में भी कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और उस क्वेश्चन के आंसर को देते समय गवर्नमेंट ने बहुत सारा डेटा प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में और उसी डेटा को बिजनेस स्टैंडर्ड ने पब्लिश किया है। एज पर द डेटा प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, नो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव फेस्ड एनी लॉस इन अप्रैल एंड दिसंबर पीरियड फॉर करंट फिस्कल ईयर। तो इस साल में अप्रैल और दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली Q1, Q2 और Q3। तो इन तीनों ही क्वार्टर्स में एज पर द गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कोई भी लॉस फेस नहीं किया है। इवन दे हैव कलेक्टिवली पोस्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48,874 crore ड्यूरिंग दिस पीरियड एज पर द डेटा प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। तो क्वेरी को रिस्पॉन्ड करते हुए जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा साइट किया, जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में अप्रॉक्सीमेटली 31,820 करोड़ का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट वो रजिस्टर्ड किया था। हालांकि अभी तक 3 क्वार्टर तक जो इस साल का जो प्रॉफिट रहा है वो 48,874 करोड़ रहा है। अभी Q4 का रिजल्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो
गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को किसी भी तरह का नुकसान या फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। इवन जो नेट प्रॉफिट रहा है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। हाउएवर there were collective losses for 5 straight years during दिस पीरियड। लेकिन जो डेटा प्रेजेंट किया उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया कि 2016 यानी फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक जो बैंक ने लॉसेस रजिस्टर किया, तो 5 साल कंटिन्यूसली बैंक्स ने लॉसेस रजिस्टर किया। लेकिन 20 के बाद से यानी 21 और 22 का अगर डेटा देखा जाए तो बैंक्स ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड पीएसबी डिसबर्स ₹41 के करोड़ इंस्टेंट लोन्स इन 3 years। तो इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक और डेटा रिप्रेजेंट किया जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने कितना बिजनेस और रिटेल लोन जो है वो पिछले 3 सालों में डिसबर्स किया है। तो एज पर द मिनिस्टर अप्रॉक्सीमेटली 41,269 करोड़ का लोन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इंडिया में डिसबर्स किया है इन लास्ट 3 years, and about 2.01 lakh loan proposals have been received by the banks during this period, जिसमें बिजनेस लोन्स भी इंक्लूडेड हैं और रिटेल लोन्स भी इंक्लूडेड हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स जो 2018 और पिछले सालों में लॉन्च करी गई इन ऑर्डर टू प्रमोट द अप्रूवल ऑफ लोन्स स्पेशली टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसकी वजह से भी इंक्रीज देखने को मिला। जो लोन डिसबर्समेंट रहा उसमें स्पीड देखने को मिली एज पर द रिसेंट डेटा। और अगर मनी मैटर्स को देखा जाए और स्टेट वाइज बात करी जाए तो महाराष्ट्र जो रहा उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट का लोन डिसबर्स किया, अप्रॉक्सीमेटली 5,220 करोड़ का जो लोन है वो महाराष्ट्र के बोरोवर्स को मिला, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। डेफिनेटली डू नॉट नीड टू मार्क अप द नंबर और द डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पेनिट्रेशन ऑफ लोन्स और द financial services into different states. So Maharashtra and Uttar Pradesh top the list in terms of loan disbursement and amount. इसके अलावा और बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दिया हमारे मिनिस्टर ने, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट हैज़ नो क्रिप्टो प्लान्स। तो इस पर्टिकुलर इशू पर क्लैरिटी देते हुए गवर्नमेंट ने कहा देयर इज़ नो प्लान टू इंट्रोड्यूस द क्रिप्टो करेंसी बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आ रही थी कि आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है दैट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, या गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, लीगलाइज करेगी, या खुद अपनी करेंसी लॉन्च करेगी। बहुत सारे स्पेकुलेशन है फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। द गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया दैट देयर इज़ नो प्लान टू इंट्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बाय द गवर्नमेंट। हालांकि जो आरबीआई है दैट इज़ करेंटली वर्किंग टूवर्ड्स अ फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए जो आरबीआई है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है। हालांकि इसमें बहुत सारे इश्यूज अभी टैकल होना बाकी हैं। इसके अलावा जो ABG शिपयार्ड का जो फ्रॉड है उसमें को लेकर भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि कोई भी तरह का बैंक एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई भी एम्प्लॉय 14,340 करोड़ के ABG शिपयार्ड ABGSL के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं, जो जिसको अभी फ़िलहाल के लिए CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही। तो इस बात पर भी क्लैरिटी देते हुए ये बोला कि जो कोई भी बैंक एम्प्लॉय या बैंक पर्सनल इस केस में इन्वॉल्व या इस पर्टिकुलर फ्रॉड में इंडल्ज नहीं है। इसके अलावा बैंक्स की रिकवरी को लेकर के भी कुछ डेटा प्रेजेंट किया गया है। एज पर द डेटा प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, बैंक्स रिकवर्ड ओवर 7.34 ट्रिलियन इन लास्ट 6 years। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और रिटर्न ऑफ जो लोन्स अकाउंट से उनसे 7.34 ट्रिलियन का अमाउंट जो है वो बैंक्स ने लास्ट 6 सालों में रिकवर किया है एज पर द डेटा प्रेजेंटेड बाय आवर गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग दोज रिपोर्टेड एज फ्रॉड। तो कई एक अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट जो है NPAs का या फ्रॉड का या रिटर्न ऑफ लोन्स का रिकवर कर पाए हैं बैंक्स थ्रू डिफरेंट मीडियम। अपार्ट फ्रॉम इट NRC को लेकर के भी सेंटर ने बोला कि फ़िलहाल के लिए सेंटर हैज़ नॉट येट टेकन एनी डिसीजंस टू प्रिपेयर द NRC फॉर द इंटायर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम इट डिमोनेटाइजेशन के बाद के डेटा को भी या डिमोनेटाइजेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पर गवर्नमेंट ने
सपोर्ट करते हुए कहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने, क्या क्या गोल्स गवर्नमेंट ने अचीव किए थ्रू डिमोनेटाइजेशन। तो एज पर द गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड द हायर रेवेन्यू, tax net has been widened, as well as the terror funding has been reduced post the demonetization। जब 500 और 1000 के नोट जो बैन किए थे उसके बाद से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेटा प्रेजेंट किया, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, टैक्स नेट जो है वो वाइडन हुआ है, और मोर स्पेसिफिकली जो टेरर फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है एज पर द डेटा प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। It is not an news, it is basically an editorial, hot oil prices cooling demand। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जो ऑथर है उसका ये कहना है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन इकॉनमी पे पड़ेगा, जिसको हम कई बार से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बट यहाँ ऑथर का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर का ये कहना है कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हमारी जो एनर्जी डिमांड है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिमांड वो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल से पूरी होती है। हालांकि जो सस्टेनेबल एनर्जी है और जो एथनॉल ब्लेंडिंग है उसको लेकर भी गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली काम कर रही है। तो इसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के ऑथर ने पूरा एडिटोरियल लिखा, और ऑथर का ये कहना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो इंडिया की एपेटाइट है फॉर इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल वो रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसका इंपोर्ट बिल बढ़े। इस इकोनॉमिक रिकवरी के टाइम में जो कैड है या जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज हो, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो। इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर में जो क्रूड ऑयल की डिमांड रहेगी इंडिया में वो कम रहेगी इन कंपैरिजन टू द प्री पैंडेमिक फिस्कल ईयर्स। तो और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही रहेगा कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट विल सर्च द अदर मेजर्स जस्ट लाइक एथेनॉल ब्लेंडिंग, जस्ट लाइक गोइंग फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, उन पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर हम अभी की बात करें तो देखा ही हमने डाटा कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 140 पर डॉलर तक पहुंच गया था पिछले अपने 9 साल ईयर्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। यही हमें सेम ट्रेंड हमें WTI इंडेक्स WTI में भी देखने को मिल रहा है। और ऑथर के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ दिस हायर प्राइजेस द डिमांड फॉर ऑल ऑयल प्रोडक्ट्स मे ग्रो एट ओनली 2 to 3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। केवल 2 से 3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जो कि करंट फिस्कल ईयर से भी कम होगी एज पर द ऑथर। करंट फिस्कल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में भी ये ग्रोथ कम रहेगी, जो कि अभी 5.5% है। तो ये ऑथर का कहना है कि 5.5% ग्रोथ से रिड्यूस होकर 2 to 3% की ग्रोथ रह जाएगी ऑयल प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। बेसिकली जो ये स्टडी है कई सारी जो रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म्स है उनकी स्टडीज़ को कोट किया है। एज पर द मुंबई बेस्ड रेटिंग एजेंसी ICRA, petrol and diesel consumption, which together accounts for a little half of the India's consumption basket, grow to 5 and 2% next fiscal year to 33 and 79 million ton respectively। तो ये डेटा ICRA का है, और ये कहना है कि स्लोइंग ऑयल डिमांड डेफिनेटली विल टर्न इन रिड्यूस द इंडियाज नीड फॉर इम्पोर्टेड क्रूड टू मीट आउट द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, दैट इज कुशन द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग रेट ऑन एक्सचेकर। तो पब्लिक एक्सचेकर पर थोड़ा सा कम बर्डन पड़ेगा, और इसी को लेकर के कई सारे डेटा को प्रेजेंट किया है ऑथर ने। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि इंडिया को कितना ईयर वाइज कितना इंपोर्ट करना पड़ा, उसके लिए कितना हमें बिल देना पड़ा, ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, नो नीड टू मार्क अप दिस डेटा। बट ऑथर का कहना है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इस बात को एंटिसिपेट कर रही कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस जो इंडिया की ऑयल डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्लैश डाउन होगी, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली विल सी द अदर ऑल्टरनेटिव एंड बेटर ऑल्टरनेटिव, जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले कई सारे न्यूज़ एनाल में। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जो 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है ये किस फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट ने अचीव करने के लिए सेट किया है, किस फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि इंडिया में एटलीस्ट 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी इनटू क्रूड ऑयल, स्पेशली फॉर व्हीकल पर्पस।
और इसके अलावा जो अदर हैं गैसोलीन हो गया या हम शेल गैस कहते हैं, इस पर भी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस. सो विद द इकोनॉमिक रिकवरी डिमांड फॉर डीजल इज एक्सपेक्टेड टू improve 5.7% in fiscal year, thus reaching close to प्री पैंडमिक लेवल. बट प्री पैंडमिक लेवल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा. सो विद द इम्पोर्ट अकाउंटिंग फॉर 80% of the total crude oil consumption, while we don't expect India to be completely isolated from the ripple effect of the crisis, but yes, because of this increasing crude oil prices, domestic fuel demand is expected to remain largely inelastic to this event as per one of the expert. तो बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी भी है. अगर आप ओपिनियंस में देखें, कुछ का कहना है कि इम्पैक्ट तो इंडिया पर दिखेगा, इंडिया कितनी भी कोशिश कर ले, बट क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं तो इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर दिखेगा. बट यस, एज पर द ऑथर, इस इम्पैक्ट की वजह से इंडिया विल ट्राई अदर मेजर टू रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट बिल, एंड दिस इज द इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट एंड इम्पोर्ट की कितना रहा पिछले 3 सालों में. हम देखा पिछले 2 सालों में ऑयल डिमांड कितनी रही, पेट्रोल डिमांड में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, डीजल, एलपीजी, क्रूड ऑयल ग्रोथ एंड एवरेज ऑयल पर बैरल कितना जो रेट रहा क्रूड ऑयल का, उसके अकॉर्डिंग क्या इंडिया की डिमांड रही. तो ऑथर ओवरऑल ये एंटिसिपेट कर रहा है कि बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो क्रूड ऑयल की डिमांड रहेगी वो प्री पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि इंडिया विल ट्राई अदर मेजर टू रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट बिल. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ लिस्ट. अमेजॉन फ्यूचर टॉक्स टू रिजॉल्व रो ब्रेक डाउन. तो रिसेंटली अमेजॉन और फ्यूचर डिस्कशन के लिए तैयार हुए थे कि जो भी उनका रिलायंस रिटेल को लेकर के जो भी उनका इशू है उसको बैठ करके डिस्कस करके रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो केसेस थे वो फ्यूचर और रिलायंस के फेवर में आए थे. रिलायंस ने टेक ओवर स्टार्ट भी कर दिया था. एनसीएलटी ने परमिशन भी दे दी थी फ्यूचर को फॉर गोइंग फॉर जनरल मीटिंग. इसके बाद से अमेजॉन ने रियलाइज़ कर लिया था कि इट इज़ अ गुड वे टू गो फॉर अ टॉक. तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए दोनों ही ग्रुप तैयार हुए थे, जिसमें रिलायंस को भी इन्वॉल्व किया गया था. लेकिन एज पर द रीसेंट न्यूज़, ये जो टॉक्स हो रही थी, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो रहा था, ये फ़िलहाल के लिए कोई भी रेजोल्यूशन नहीं ला पाया है, क्योंकि अमेजॉन की जो कंडीशंस थी उसको दोनों ही ग्रुप पूरा नहीं करने वाले. ऑन March 3 अमेजॉन हैड प्रपोज्ड अ डायलॉग विद फ्यूचर ग्रुप एंड RIL. बट येस, ये जो जो नेगोशिएशन हुआ, जो टॉक्स हुई, दीज टॉक्स हैव नॉट सॉल्व द इश्यूज, क्योंकि अमेजॉन ने कुछ अपने अपने जो कंडीशंस रखी थी. डिस्प्यूट सेटलमेंट टॉक्स बिटवीन अमेजॉन एंड फ्यूचर रिटेल फेल्ड ओवर द US ग्रुप्स डिमांड फॉर रिटर्न ऑफ एटलीस्ट $200 million it had invested in Indian firms. तो सोर्सेज का कहना है कि अमेजॉन ने $200 million की डिमांड करी है फॉर सेटलिंग दिस डिस्प्यूट as a return for their investment into these two Indian firms. तो हालांकि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट जो सोर्सेज अवेयर हैं उनके अकॉर्डिंग अमेजॉन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये डिमांड रखी, और जिसके बाद से दोनों ही ग्रुप ने इन डिमांड को मानने से मना कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ नो सेटलमेंट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इनटू दिस डिस्प्यूट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. जोमेटो ब्लिंकिट इन मर्जर टॉक. सो जोमेटो एंड ऑनलाइन ग्रॉसरी फर्म्स ब्लिंकिट, जो कि फॉर्मली जिसको हम ग्रूफर्स के नाम से भी जानते थे, दे आर एक्चुअली नेगोशिएटिंग फॉर मर्जर डील. तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दोनों ही कंपनीज फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए जाएंगी. एंड it has extended a loan of $150 million to Grofers India, Zomato. और इसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दोनों ही कंपनीज जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे. सो जोमेटो ने $100 million का इन्वेस्टमेंट किया है इनटू ब्लिंकिट इनटू 2020, and after that these two companies are planning for merger. And sources says what is under discussion is a share swap deal in which Blinkit would be valued around $750 to $800 million. तो ये वैल्यूएशन रहेगा Blinkit का. इस वैल्यूएशन पर Blinkit को एक्वायर कर सकता है Zomato, और जो Blinkit के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 10%
के शेयर मिलेंगे जोमेटो में एज पर द रीसेंट इन्फॉर्मेशन। और अभी तक अगर हम देखें तो सॉफ्ट बैंक विच हैज़ 40% स्टेक इन ब्लिंकिट विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5% शेयर इनटू द मर्ज एंटिटी। तो जो कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है ब्लिंकिट का सॉफ्ट बैंक, तो उसका 40% शेयर है। तो जैसे ही ब्लिंकिट जोमेटो में मर्ज होगी तो वो 4 to 4.5% का शेयर होल्डर बन जाएगा इनटू द मर्ज एंटिटी एज पर द सोर्सेज। तो रेगुलेटरी फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी व्हेन this particular merger will be over. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.